वेलकम बैक टू ऑल। देखिए, आज काफ़ी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले हैं लीनियर अलजेब्रा में, ठीक है। और वो जो डिस्कशन हम लोगों का वो ये है कि जो लीनियर डिपेंडेंसी है, ठीक है, लीनियर डिपेंडेंसी, इसमें दो चीज़ होता है। एक होता है आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट, और दूसरा होता है लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो ये दोनों जो है, जो हमको चेक करना होता है, ठीक है, बेसिस के लिए भी ज़रूरी है, ऐसे भी एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं। इसको आप तीन तरीके से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो है जो बहुत इजी पड़ता है किसी को, ठीक है, बाय डेफिनेशन भी आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले, ठीक है, बाय यूजिंग डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होता है? वो यही होता है कि जो भी वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, उसका आप लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं, ठीक है, और उसको जब जीरो लेते हैं तो यहाँ से हमको ये मिलना चाहिए कि ए आई क्या होगा, जीरो होगा फॉर ऑल आई। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है। देन क्या हो जाता है, देन जो भी आई का सेट है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपका इस लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। अच्छा, अदरवाइज़ क्या होता है, वो लीनियरली डिपेंडेंट होता है। तो एक तो ये हो गया। तो अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आप चेक कर लेते हैं, ठीक है, अगर ये यस होता है तो ठीक है, अदरवाइज़ क्या हो जाएगा, अदरवाइज़ ये हो जाता है आपका लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका होता है यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो ये भी मैं आपको आज बताऊंगा, डिटर्मिनेंट, ठीक है। और ज़्यादा बड़ा केस में हम लोग यूज़ करते हैं वो है आपका यूजिंग मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये तीनों पे मैं आप डिस्कस करूँगा। तो चलिए वन बाई वन करके हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए वेक्टर है v1 इज इक्वल टू दिस, v2 इक्वल टू दिस, v3 इक्वल टू दिस। ये बोलता है कि क्या ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अच्छा, शो करना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है इन 3 डायमेंशनल रियल स्पेस, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लोग इसको यूजिंग डेफिनेशन करते हैं। तो एक्स वाई जेड स्केलर ले लीजिए, ठीक है, और इस तरीके से इसका लीनियर कॉम्बिनेशन को आप जीरो ले लीजिए, ठीक है। तो फिर ये इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसको इस तरीके से आप जो है ऐड कर लेंगे, ये तो आप जानते हैं करना। फिर यहाँ से आप इक्वेट कर लेंगे तो आपको 3 इक्वेशन मिल जाएगा, 1 2 3। अब इन तीनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ पे देखिए सोल्व किया गया है, ठीक है ना। तो इसको जो सोल्व करेंगे, तो इसको सोल्व करने का यहाँ पे अगर आपको सोल्व करना है तो एक तो आपका जनरल तरीका है जिससे आप सोल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। और आपको यहीं से अगर एक्स वाई जेड मिल जाता तो ठीक था, बट यहाँ पे ही मैं अब इंट्रोड्यूस करता हूँ डिटर्मिनेंट मेथड, ठीक है, जो आप बहुत ही अच्छे से यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे पहले देखिए, ये जो तीनों इक्वेशन आया है, कौन कौन आया है, x प्लस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0, ठीक है। फिर आपका x प्लस 3y प्लस 9z इक्वल टू 0, और आपका आया है 0x प्लस 2y प्लस 5z इक्वल टू 0, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये आपका अगर देखा जाए तो ये पूरा सिस्टम ऑफ क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो अगर होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसमें जो डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट है, ठीक है, वो क्या तैयार होगा, वो तैयार होगा इस तरीके से, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो है कॉलम वाइज लिखेंगे 1 1 0, ठीक है, 1 3 2 और 4 9 5 इसको, ठीक है। अब इस डिटर्मिनेंट का अगर हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो वो आ जाता है 0। ये आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। और आप निकालेंगे तो देखिए 1 3 5 जा 15 और 9 2 जा 18, ठीक है। फिर आप लेंगे -1, फर्स्ट ही मैं मतलब कि कॉलम से कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसमें एक 0 है। तो फिर आपका क्या आ जाएगा, 5 और 4 2 जा 8, ठीक है। तो आप देखिए क्या आ गया, ये आपका आ गया -3, यहाँ पे आ गया मेरा +3, ठीक है। तो ये आपका क्या आ जा रहा है, कैंसिल होकर के 0 आ जा रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि 0 आता है। तो अगर डिटर्मिनेंट मेरा 0 आ गया, ठीक है, याद रखिएगा। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट, अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 आ जाता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि द सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है। जो सिस्टम है, चूँकि होमोजीनियस का 2 ही इक्वेशन होता है, आपको बताया, अगर ये होमोजीनियस सिस्टम है तो इसमें या तो क्या होगा, या तो इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, ठीक है, आइदर हैव ट्रिवियल जीरो सॉल्यूशन। जीरो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपको एक्स वाई जेड तीनों क्या होगा, तीनों आपका 0 होगा, ठीक है। और या तो क्या होगा, आपका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, नॉन ट्रिवियल, तो उसमें आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है ना।
तो 2 ही केस हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए अगर डिटर्मिनेंट मेरा नॉन जीरो होता तो डेफिनेटली क्या हो जाता है, इसका मेरे को ट्रिवियल सोल्यूशन मिलता है, यानी तीनों जीरो हो जाता। तीनों जीरो हो जाता तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जीरो आ गया डिटर्मिनेंट, तो ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है तो क्या होगा, वेक्टर आपका लीनियरली डिपेंडेंट होगा इन R3 R में। बात फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजिंग डिटर्मिनेंट आपको याद रखना है, यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। जैसे मैं जो सेकंड वाला मैं बता रहा था, यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है, डिटर्मिनेंट। आप क्या करेंगे ना, आप डायरेक्ट लेंगे, जो आप डिटर्मिनेंट लेंगे वो लेंगे, ठीक है, किसका, जिसमें जो वेक्टर होगा ना, आप वेक्टर को कॉलम में रखेंगे यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। टेकिंग वेक्टर्स इन कॉलम, ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जो डिटर्मिनेंट है उसमें जो भी गिवन वेक्टर उसको आपको कॉलम में लेना है, ठीक है, ओके। जैसे आप देखिए जो हमको अगर हम डायरेक्ट अगर हम लेते, अगर हम इतना नहीं करते, क्योंकि देखिए ये करके ये दिखाने का पर्पस ये था मेरा कि आप जब इस तरीके से करते हैं तो आपको डेफिनेटली जो डिटर्मिनेंट मिलता है उसमें आपको वेक्टर लास्ट में कॉलम में नज़र आ ही जाता है, ठीक है। तो ये अगर अंडरस्टैंडिंग हम बिठा लें तो मेरे दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि जो वेक्टर दिया हुआ है V1 V2 V3, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम V1 को पहले कॉलम में डाल देंगे, ठीक है, V2 को दूसरे कॉलम में डाल देंगे और V3 को तीसरे कॉलम में डाल देंगे और डिटर्मिनेंट बना देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना, ये इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आपको पता है कि लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो होगा, ठीक है, तब सारा स्केलर अगर जीरो आ गया तो वो क्या होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, ओके, अदरवाइज वो डिपेंडेंट होता है। तो जब आप इसको इस तरीके से लिखते हैं और फिर जब आप कोएफिशिएंट मैट्रिक्स निकालते हैं तो आप उसमें देखते हैं क्या कि आपका वेक्टर 1 1 0, तो ये देखिए डेफिनेटली क्या है, ये V1 कॉलम है, ये आपका पूरा V2 है, ये आपका पूरा V3 है, ये आप दे सकते हैं, ठीक है ना। V1 क्या था, V1 था आपका 1 1 0, देखिए 1 1 0 1 3 2 और 4 9 5, तो आप देखिए इसको आप कॉलम में डाल दीजिएगा तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं 1 1 0 1 3 2 4 9 5, ठीक है। तो डायरेक्टली डिटर्मिनेंट मेथड यूज़ करने के लिए आपको जो वेक्टर्स लेने पड़ेंगे वो किस में लेने पड़ेंगे, वो लेने पड़ेंगे आपको इन कॉलम, ठीक है, कॉलम में आप ले लिए। अब अगर उसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है, ठीक है, क्या आ जाता है, अगर इसका डिटर्मिनेंट याद रखिएगा नॉन जीरो अगर आएगा देन क्या होगा, देन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो उस केस में वेक्टर क्या होंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है, अगर नॉन जीरो आएगा तो। अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट आपका क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है, देन क्या होगा, देन वेक्टर्स आर इन लीनियरली डिपेंडेंट, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देखिए जीरो आया था तो जीरो आ गया तो क्या हम देखें कि लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ये R3 R में। बात फॉलो कर रहे हैं। अब इसी का एक मेथड है जो मैट्रिक्स मेथड, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, आगे बढ़ेंगे। In order to check the linearly independence or dependence of vector, we may use the following algorithm, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका मैट्रिक्स मेथड आ रहा है, मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट और कारगर मेथड है, इसको भी देखिए, ठीक है। क्योंकि देखिए डिटर्मिनेंट क्या होता है ये बात आप समझिए, डिटर्मिनेंट जो होता है याद रखिएगा वो क्या होता है, वो होता है आपका समझ लीजिए कि एक तरह का जो है मैथमेटिकल मॉडुलस है, मैग्नीट्यूड है किसका, स्क्वायर मैट्रिक्स का, ठीक है ना। ये आप बोल सकते हैं क्या है, ये जो है आपका मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स बनता है तब तो उस केस में कोई आपको दिक्कत नहीं है, आप उसको वापस में फिर डिटर्मिनेंट से ही कर लेंगे। लेकिन अगर स्क्वायर नहीं बना तब उस केस में मैट्रिक्स मेथड आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और हम लोग इसको बहुत बड़े पैमाने पे यूज़ करेंगे, चूँकि जो CSIR नेट या अच्छे एग्जाम्स में है उसमें हम लोग मैट्रिक्स मेथड से ही बनाएंगे। क्या कहता है देखिए, एल्गोरिथम है फॉर्म ए मैट्रिक्स, ठीक है, हुज कॉलम आर गिवन वेक्टर, डायरेक्ट बोल रहा है ना आपको, डायरेक्ट क्या बोल रहा है कि कॉलम को आप वेक्टर में ले लीजिएगा, ठीक है, वेक्टर्स को आप कॉलम में ले लीजिएगा। ऊपर में हम लोग देख चुके हैं कि मैट्रिक्स जो तैयार होता है, जो डिटर्मिनेंट तैयार होता है उसमें वेक्टर को कॉलम में लेना होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको बोल रहा है कि आप मैट्रिक्स तैयार कर लीजिए जिसका क्या होगा, वेक्टर्स कॉलम में होगा। तो अब आप कहीं कहीं पर रो में देखते हैं तो याद रखिए वो सब स्पैनिंग वाला जनरेटिंग सेट जो होता है उसके केस में आप देखते हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा, पूरा आप लेक्चर कंटिन्यू देखते जाइए, ठीक है। फिर क्या बोलता है, इसको आप जो है
इसको आप इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं रो इक्विवेलेंट फॉर्म, REF, ठीक है। इसमें आप बदलिए एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगा करके, ठीक है। स्टेप 3, सी वेदर ऑल कॉलम हैव पिवोट्स एलिमेंट और नॉट, ठीक है। आप ये देखिए कि सब में पिवोट है कि नहीं है, ठीक है। पिवोट किसको बोलते हैं, तो देखिए ऐसा कॉलम जिसमें क्या हो, जिसमें कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट हो और उसके नीचे सारा जीरो हो, ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है पिवोट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पिवोट बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे सारा जीरो होना चाहिए, जैसे मान लीजिए B है, A है, ठीक है, फिर 0 0 है। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में ये आपका पिवोट हो जाएगा, ठीक है। उसके नीचे बाकी सारा जीरो होना चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग पिवोट बोलते हैं, ठीक है। तो क्या बोलता है कि सिलेक्ट वेदर ऑल कॉलम है पिवोट और नॉट। ये देख लीजिए कि सारे कॉलम में पिवोट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इफ़ ऑल कॉलम्स हैव पिवोट एलिमेंट, ठीक है, देन द गिवन वेक्टर आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। देख रहे हैं ना, अगर सारे कॉलम में पिवोट बन गया तो क्या बोल रहा है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। इफ़ देयर इज़ ए कॉलम नॉट हैविंग ए पिवोट एलिमेंट, बोलता है अगर यहाँ पे कोई ऐसा कॉलम आपको दिख गया जिसमें पिवोट नहीं है, ठीक है, देन द करस्पॉन्डिंग वेक्टर इज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा है, अगर किसी में पिवोट नहीं है तो इसका मतलब ये है कि जो वेक्टर है, ठीक है, वो क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है ऑफ प्रीसीडिंग वेक्टर। अपने से पहले वाले वेक्टर्स का क्या है, वो लीनियर कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और इसलिए वो जो वेक्टर है वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है, और इसलिए पूरा जो सेट है वो आपका क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सारा कॉलम में पिवोट है, ठीक है, इफ़ ऑल कॉलम हैव पिवोट्स, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। अदरवाइज अगर किसी में नहीं है तो वो क्या हो गया, तो वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे अब हम लोग उसी को करेंगे ऊपर वाले को ही, ठीक है। मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग देखिए लिख लिए वेक्टर में, ठीक है। ऊपर वाला क्वेश्चन ही कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर से इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। अब इसमें हम लोग रो ऑपरेशन करके क्या करेंगे, जैसे पहला वाला 1 को टारगेट करेंगे, इसके नीचे सारा हम लोग 0 करेंगे, ठीक है। तो देखिए 0 कर लिया, ये ऑपरेशन लगा दीजिए, ठीक है। इसके नीचे 0 तो था ही, तो सिर्फ एक ही ऑपरेशन लगेगा। फिर ये हमको देखिए अब मिल गया है पिवोट, चूँकि इसके नीचे सारा 0 है, ठीक है। अब हम लोग इस 2 को टारगेट करेंगे और उसके नीचे 0 करने के लिए एक ऑपरेशन लगाएंगे, तो हमको देखिए यहाँ पे मिल गया। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि कॉलम 1 में पिवोट मिल चुका है, कॉलम 2 में पिवोट मिल चुका है, ठीक है। कॉलम 3 में पिवोट नहीं है, तो आप बोलेंगे 5 के नीचे तो 0 है, तो ऐसे नहीं। क्या होता है, पिवोट किसको बोलते हैं, पिवोट बोलते हैं ना जिस कॉलम में वो, तो देखिए एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि R2 में पिवोट है, तो फिर से अगर आप इसको पिवोट लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, तो R2 में 2 पिवोट हो जाएगा, जबकि हर रो और हर कॉलम में एक ही पिवोट होना चाहिए, तो इसलिए ये पिवोट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमको C3 में पिवोट मिल ही नहीं रहा है। ये बात याद रखिएगा, इसको मैं नोट में लिख देता हूँ, ठीक है। क्या है नोट, ये नोट है कि एवरी रो and column has only one pivot element, ठीक है, 1 पिवोट, हाँ, सिर्फ एक ही पिवोट होता है उसके पास में। तो R2 में चूँकि हम लोग ले चुके हैं 2 को, तो अब 5 को ले नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि इसमें C3 में कोई पिवोट नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पिवोट्स इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, चूँकि ये इक्विवेलेंट फॉर्म में भी बदला हुआ है, ठीक है। रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, रो ऑपरेशन से हम लोगों ने इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में बदल लिया है। इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है कि पिवोट के नीचे सारा 0 होगा, ठीक है। तो 2 पिवोट है और दोनों के नीचे सारा एलिमेंट 0 आपको दिख रहा है, ठीक है। सो पिवोट्स इन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स ए हैव बीन इनसर्कल्ड, जैसा कि आपको दिख रहा है। वी ऑब्जर्व दैट द थर्ड कॉलम डज नॉट हैव ए पिवोट, ठीक है। सो द थर्ड वेक्टर V3 is a linear combination of first 2 vectors V1 and V2 and thus the vectors V1, V2, V3 are linearly independent। तो ये हो गया मैट्रिक्स मेथड, ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट। हाँ, अगर ये सब में पिवोट हो जाता तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होता, क्योंकि V3 में नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, ठीक है। क्लियर है, तो तीनों मेथड आपको समझ में आ गया। तो तीनों मेथड देखिए बहुत लेंदी नहीं है, ठीक है। आप मैट्रिक्स से कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं, आप सिर्फ सिंपली डिफिनेशन से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखिए मेरा सजेशन यही है कि अगर डिटर्मिनेंट से कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा इजी है,
लेकिन वो तभी होगा जब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। और अगर स्क्वायर नहीं है तो आपको फिर इसी से करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अब इसी फ्रेम में। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देखिए, इसको खुद से प्रैक्टिस करने का कोशिश कीजिए। 3 वेक्टर दे रखा है और शो करना है कि ये लीनियरली क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, ऊपर वाला में तो लीनियरली डिपेंडेंट आया है ना, इसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट शो करने के लिए आपको बोल रहा है, तो तरीका वही है, ठीक है। अब आप चाहें तो ये सब अगर आप कोई एक मेथड से करना चाहते हैं तो ये सब करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप डायरेक्ट जो है ले लीजिएगा मैट्रिक्स, ठीक है। और मैट्रिक्स आप लीजिएगा तो उसमें क्या कीजिएगा, कॉलम में वेक्टर्स को रख लीजिएगा, जैसे 1 2 3 2 5 1 1 3 5, ठीक है। तो कॉलम में रखा हुआ है V1 को, V2 को, V3 को, ठीक है। इसका जो डिटर्मिनेंट हम निकाल रहे हैं तो वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, यानी नॉन जीरो आ रहा है, ठीक है। तो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का मतलब है कि जो है डायरेक्टली आप बोल सकते हैं कि वेक्टर्स क्या है आपका लीनियरली, वेक्टर्स क्या है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और अगर आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वही कहेगा कि चूंकि ऊपर में आपने होमोजीनियस इक्वेशन निकाला था तो होमोजीनियस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा क्योंकि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है। और ट्रिवियल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स वाई जेड जीरो होता है, ठीक है, तीनों जीरो हो जा रहा है, तो इससे भी आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट कंफर्म हो जा रहा है, ठीक है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको सिर्फ लीनियरली इंडिपेंडेंट दिखाना है तो आप ये पूरा कॉन्सेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप डिटर्मिनेंट निकाल करके और कॉलम्स में ले करके वेक्टर को आप उसको नॉन जीरो दिखा देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 वेक्टर दिया हुआ है और लीनियरली आपको डिपेंडेंट दिखाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना, कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। तो यहाँ पे जो है हम लोग डायरेक्ट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। ये आप कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को लिखेंगे तो फिर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स अगर आप बनाएंगे तो डायरेक्ट देखिए यहाँ से आप स्टार्ट कीजिएगा, स्टार्ट द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए, ठीक है। क्योंकि ऑर्डर 4 का डिटर्मिनेंट बहुत मुश्किल होगा, उससे इजी हमको मैट्रिक्स पढ़ने वाला है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स मेथड को लेके चलेंगे। तो कॉलम में रखते जाइए, V1 1 2 4 को कॉलम में रख दिया है, ये V1 को रख दिया, ये मैंने V2 को रख दिया है, ये मैंने V3 को ले लिया, ये मैंने V4 ले लिया, ठीक है। अब हम लोग इसमें जो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म लगाएंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। पहले हम इसको टारगेट करते हैं और इसके नीचे सारा जीरो करने का कोशिश करेंगे, तो हमको ये ऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। और आपको ये मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 1 आपका पिवोट यहाँ पे नज़र आ गया, क्योंकि उसके नीचे सारा जीरो है, ठीक है। अब हम इसको टारगेट करते हैं -3 को, इसके नीचे दोनों को जीरो करते हैं, तो हमको ये ऑपरेशन चाहिए होगा और ये, तो इससे आपको ये भी जीरो आ जा रहा है। तो यहाँ पे आपको देखिए 2 पिवोट्स मिल जा रहा है, 1 और -3, ठीक है। 2 कॉलम में पिवोट मिल रहा है, इसमें तो पिवोट मिलेगा नहीं क्योंकि करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड रो वी हैव ऑलरेडी ए पिवोट, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे 2-3 बातें डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि भाई सिर्फ C1 और C2 में है, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हैं हियर, है ना, कॉलम C3 एंड C4, ठीक है, डोंट हैव पिवोट्स, ठीक है। देयरफॉर क्या हो गया, देयरफॉर जो वेक्टर्स है उसको आप डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या है, वो आर है आपका लीनियरली डिपेंडेंट, ठीक है। एक ये हो गया। अगर मैट्रिक्स में भी आप कॉन्सेप्ट लगा दें तो कॉन्सेप्ट यही है कि इस केस में इसका रैंक 2 हो जा रहा है, ठीक है। रैंक क्या हो गया, 2, क्योंकि इसमें 2 ही नॉन जीरो रो है, विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। अननोन्स क्या है, अननोन्स आपके पास में 4 थे, ठीक है। अगर हम इसको होमोजेनियस इक्वेशन को देखें तो ऊपर वाले को एक्स वाई जेड एंड टी, तो 4 अननोन था तो उससे तो छोटा है। तो अगर अननोन से छोटा होगा रैंक तो डेफिनेटली क्या होगा, आपको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, और उस केस में ये क्या हो जाएगा, आपका डिपेंडेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये चीज़ कन्फर्म हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वही अल्टरनेट बता रहा है मेथड कि आप डायरेक्टली क्या कीजिए कि जो हम लोग बात किए वही है कि वेक्टर को ले लीजिए कॉलम में, ठीक है, और फिर उसमें ऑपरेशन लगाइए, तो फाइनली हमको सिर्फ पिवोट मिल रहा है 1 और 2 में। तो हम लोग देख रहे हैं कि कॉलम 3 में और 4th में पिवोट नहीं है, तो इसलिए 3rd और 4th क्या है वो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकेगा फर्स्ट 2 वेक्टर V1 और V2 के। तो यहाँ पे क्या है, ये सब आपका लीनियरली डिपेंडेंट है पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन इंडिपेंडेंट है, तो देखिए तो V1 और V2 यहाँ पे जो 2 कॉलम था, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहेगा, इज़ इंडिपेंडेंट, ठीक है। और चूँकि आपने कॉलम में लिया है तो आप डायरेक्टली V1 और V2 जो ओरिजिनल है, ओरिजिनल V1 V2 है, उसको आप लिख सकते हैं। तो V1 V2 क्या था, जैसे 1 1 2 4, ठीक है, दैट इज़ 1 1
2 4, ये जो V1 था, ठीक है, और जो V2 था आपका वो क्या था, वो था मेरा 2 -1 -5 2, ठीक है, 2 -1 -5 2, ये मेरा V2 था। तो ये दोनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि इन दोनों में पिवोट है। इसके अलावा जो V3 है और V4 है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका लीनियरली डिपेंडेंट है इस पे 2 V1 एंड V2, ठीक है। तो इसलिए एज ए होल पूरा क्या हो गया, वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि एक भी अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो सारा ही आपका लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे चलिए। फिर देखिए यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, डिटरमाइन करना है आपको, ठीक है, ये आपको x एक वेक्टर दिया हुआ है, एक gx पोलिनोमियल दिया हुआ है, एक hx 3 पोलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, और पोलिनोमियल ऑफ रियल x में आपको देखना है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए हम जो आपको डायरेक्ट सजेस्ट करेंगे ना, आप क्या कीजिएगा, जो आपको वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको टपल्स में लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप टपल्स में लिखते हैं, इन टपल्स में अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो टपल्स में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, f आपका हो जाएगा, देखिएगा तो, ठीक है, 2 1 1 1, ठीक है, फिर g आपका हो जाएगा 1 3 1 -2, और h आपका हो जाएगा 1 2 -1 3। इसको आप डायरेक्ट ले लीजिए कॉलम में, ठीक है, मैट्रिक्स बना लीजिए इसका कॉलम का। डायरेक्ट आप कह सकते हैं द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए, ठीक है, ऑफ द एबव सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज। तो यहाँ पे देखिए 2 1 1 इसको पहला कॉलम में लिए, 1 3 1 -2 को दूसरा में, और इस तीसरा में ये ले लिए 1 2 -1 3 को, ठीक है। तो अब यहाँ पे मेरा वही टारगेट होगा, पिवोट्स को चेकआउट करना। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे चूँकि ये 2 है तो इसको 1 होना ज़्यादा बेटर रहता है। बहुत सा तरीका है, तो यहाँ पे आप R1 और R3 को एक्सचेंज कर लीजिए। R3 को ही क्यों, इसलिए कि R3 में ज़्यादा 1 है तो काम करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने R1 को R3 में ले आया, R3 को R1 की जगह पे ले गए, ठीक है। अब इसको हम हिट टारगेट करते हैं, इसके नीचे सारा जीरो करने के लिए हमको ये ऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा, ये तीनों ऑपरेशन, ठीक है। तो आपको ये आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको एक पिवोट तो मिल गया पहला कॉलम में। फिर नेक्स्ट हमको जो है दूसरा कॉलम में चाहने के लिए, ठीक है, हम लोग जो है ये देखेंगे कि जैसे ही आपने ये किया ना, तो उसके बाद हम लोग अब एक और ऑपरेशन लगा रहे हैं। R2 को हम लोग R2 + 2 R3 लिख रहे हैं, ठीक है, और R4 को R4 - 3 R3। कोई और भी अनदर जो है टेक्निक से आप जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। तो हमको ये ऑपरेशन मिल जाता है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो मिल गया, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ये तो मेरा पिवोट था, ठीक है। अब जो है सेकंड कॉलम में, ठीक है, सेकंड कॉलम में जो पिवोट है वो ये होगा, क्योंकि उसके नीचे सारा जीरो होना चाहिए। तो ये तो नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको चूँकि पहला रो में तो पिवोट मिल चुका है। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 ही पिवोट हमको मिल रहा है, 1 और -1, ठीक है। अब इसको आप चाहें तो जो है वो कुछ और तरीके से अरेंज कर सकते हैं, लेकिन बट बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इसको अगर हम लोग R2 और R3 को आपस कर लेंगे आपस में, तो फाइनली हमको 2 ही पिवोट मिलेगा, ठीक है। ये मिल रहा है और ये मिल रहा है ना। आप कोई और ऑपरेशन भी कर सकते हैं, R2 R3 को एक साथ कर देने से फिर हमको यही मिलेगा। तो C3 में फाइनली पिवोट नहीं है, तो पिवोट नहीं है C3 में, तो डेफिनेटली ये क्या है आपका ये क्या मेरे को चेक करना था, लीनियरली इंडिपेंडेंट ना, ठीक है। अच्छा हाँ, C3 में भी तो पिवोट है, माफ़ कीजिएगा, ये क्या पिवोट है, ये पिवोट है। तो यहाँ पे भी पिवोट हमको दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हमको पिवोट दिख रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि तीनों में पिवोट है। ऑपरेशन आप देख लीजिएगा कौन कौन सा ऑपरेशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आकर के हम लोग को रुकना नहीं है, यहाँ से देखिए ये ऑपरेशन चाहे तो कर सकते हैं, और ये आखिर में एक्सचेंज कर दीजिएगा, तो आपको एक तरफ से पिवोट नज़र आएगा तीनों कॉलम में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईच कॉलम, जो भी कॉलम है वो क्या है, ईच कॉलम हैज़ पिवोट, हैज़ पिवोट्स, ठीक है, सब में पिवोट है। देयरफॉर जो वेक्टर्स है, वेक्टर्स, ठीक है, जो भी आपको पोलिनोमियल दिया हुआ था fx gx hx, वो क्या है, वो आपका आर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये कर सकते हैं। अगर रैंक से देखेंगे तो इसका रैंक 3 है, विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन ABC, जो आपको ऊपर के
लीनियर कॉम्बिनेशन में नज़र आ रहा था, ठीक है। हम लोग ए बी सी लिए थे अननोन, ठीक है, ए बी सी, तो 3 ही यहाँ पे था, ठीक है, अननोन, और 3 आपका रैंक भी आ गया है। तो इस हिसाब से भी आपको यहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन ही सिर्फ मिलेगा, ठीक है, ए बी सी इक्वल टू 0, ओके, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है। तो यहाँ से भी लीनियरली इंडिपेंडेंट आपका कंफर्म होता है। तो बहुत सा तरीका है, या तो आप बाई कॉन्सेप्ट पूरा ये लिख करके जाएंगे, ठीक है, और सिंपली अगर आपको लीनियरली इंडिपेंडेंट निकालना है तो टाइम बचाने के लिए आप डायरेक्ट कीबोर्ड से यहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक, चलिए फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि बोलता है कि भाई जो है भी जो है वेक्टर स्पेस है आर से आर में, तो शो कीजिए कि ये जो फंक्शन है ना ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। देखिए अगर फंक्शन दे रखा है ना, तो फंक्शन को लीनियरली इंडिपेंडेंट चेक करने का एक तरीका हम आपको बता दे रहे हैं कि आप क्या कीजिएगा, ठीक है। फंक्शन है और यहाँ पे हमको 3 फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो 3 फंक्शन अगर दे रखा है तो आप ऐसा करेंगे कि आप मैट्रिक्स तैयार करेंगे, किसका, फंक्शन का, ठीक है, डेरिवेटिव का, सिंगल डेरिवेटिव का, ठीक है, फिर उसके बाद डबल डेरिवेटिव का, इस तरीके से लाइक दैट। फिर जी का भी तैयार कर लीजिए, सिंगल डेरिवेटिव का और डबल डेरिवेटिव का, फिर एच का भी कर लीजिए, सिंगल डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव, ठीक है। अब देखिए चूँकि ये जो है टी पे डिपेंड करता है तो हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, याद रखिएगा, हाँ, मतलब चूँकि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है ना, तो ये फॉर ऑल टी हो, ठीक है। अब टी का कुछ भी वैल्यू लेंगे तो ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा, चूँकि ये ऑल टी के लिए ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम जो सबसे आसान टी है, टी इक्वल टू ले लेते हैं 0, ठीक है। यानी आप फंक्शन एट 0 निकाल लीजिए, डेरिवेटिव एट 0 निकाल लीजिए, डबल डेरिवेटिव एट 0 निकाल लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से जी का भी निकाल लीजिए और एच का भी निकाल लीजिए। तो अगर ये डिटर्मिनांट, ठीक है, अच्छा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको डिटर्मिनांट में भी ले सकते हैं। तो अगर ये डिटर्मिनेंट जो है आपका जो तैयार हो रहा है, अगर ये नॉन जीरो हो जाता है तो हो जाएगा काम। तो इसको देखिए क्या आता है, तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी डिफरेंशिएशन, ठीक है, जैसे साइन टी है ना, एफ आपका क्या है, साइन टी है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस कॉस टी, और एफ डबल डैश क्या हो जाएगा, ये फिर हो जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है। तो पहला वाला जो वैल्यू है वो आ जाएगा साइन 0 0, एफ डैश 0 1, एफ डबल डैश 0, फिर से आपका 0 हो गया, टी 0 रखने से, ठीक है। जी को अगर देखें तो जी मेरा क्या है, ई टी है, तो वो हर केस में ई टी ही रहेगा, तो ई का पावर 0 1 1 1। फिर एच देखिएगा तो टी स्क्वायर है, 0 डालने से 0 हो जाएगा, ठीक है। डेरिवेटिव यहाँ पे एच डैश नहीं लिख पाए ना, ये क्या होगा, ये होगा हमारा एच का 0 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फिर एच का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऑल एट 0। तो टी स्क्वायर 0 से 0 हो जाता है, 2t से भी 0 हो जाएगा, लास्ट में आपको सिर्फ 2 बचेगा, ठीक है। तो अगर आप इसका देखें डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो सिंपली कहीं एक से काम करिए, जैसे सिर्फ मैं 2 से काम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये आपका रो और ये कॉलम छिप जाएगा, सिर्फ आपको क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, ठीक है। साइन में देख लीजिए तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस ही होगा 2 का साइन, और फिर ये आपका छिप गया, ये आपका छिप गया, ये छिप गया, ये छिप गया, ठीक है। तो 0 और -1, तो -2 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो वेक्टर्स है वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। और एक तरीका तो इधर दिया ही हुआ है, जो हमको कॉन्सेप्ट मेथड है कि आप एक स्केलर ले लीजिए, इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो है टी का 3 अलग अलग वैल्यू रखा गया है, 0 पाई पाई बाई 2, चूँकि ये फॉर ऑल टी के लिए है। तो इस तरीके से आपको 3 इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से तीनों 0 आ जाएगा, तो यहाँ से भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट जो है वो कन्फर्म हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखिए, जैसे इसके बाद ये एक एग्जांपल है, उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आज यहीं तक रखते हैं लेक्चर को हम, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ गया है कि कब आपको क्या ले लेना है, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट का यूज़ है उसको बहुत अच्छे से याद करके रखिएगा, ठीक है। पिवोट्स का जो तरीका है सो याद रखिए, ठीक है। जो रैंक का मेथड है वो भी याद रखिए, ठीक है, ओके। तो मैट्रिक्स के केस में याद रखिएगा कि कॉलम्स में पिवोट, ठीक है, ऑल कॉलम पिवोट, ऑल कॉलम्स हैव पिवोट का मतलब क्या है, का मतलब है लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। और इधर अगर आपका रैंक, ठीक है, अगर इक्वल आता है किसके, नंबर ऑफ अननोन्स के, नंबर ऑफ
अननोन्स के, तो ये क्या है, तो ये भी आपका लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो अदर केस होगा उसमें क्या होगा, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा, और मैंने आपको डिटर्मिनेंट का समझा ही दिया। तो आई होप आपको ये काफ़ी अच्छा लगा, ये लेक्चर बहुत कुछ समझ में आया है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। डेफिनेटली अगर आप अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कर लीजिए, काफ़ी कुछ इसमें है। और भी कोई इशू हो तो कमेंट करके मुझको ज़रूर बताइएगा, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट में, तब तक देखते रहिए। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है कि रो स्पेस और कॉलम स्पेस का यूज़ का क्या इंपॉर्टेंस है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।